स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैंने MPPSC 2021 में डेप्यूटी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है और इसमें मेरी 13वीं रैंक रही है। इसके पहले जब 2019 का रिजल्ट आया है तो उसमें मेरा कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है, जिसे वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ GST स्टेट टैक्स कहा जाता है। इसके पहले मेरा 2020 के रिजल्ट में नायब तहसीलदार के पद पर भी चयन हुआ था। तो वर्तमान में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अपनी कुछ जर्नी लेकर के और अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि मैडम 3 कैसे इकट्ठे, मतलब पहले आप नायब तहसीलदार रहे, फिर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और अभी वर्तमान में डेप्यूटी कलेक्टर। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। जब आप एक बार मेहनत कर लेते हो उसके बाद आपको कभी भी वो मेहनत दोबारा से नहीं करनी होती है। आपको सिर्फ एक बार रिवीजन और एक बार फिनिशिंग की जरूरत होती है। तो एक बार जोरदार मेहनत कर लीजिए, इतनी कि जीवन में कभी भी आपको उस मेहनत के लिए रिग्रेट ना हो। और मेरी सफलता का सिर्फ यही राज है कि मैंने जो मेहनत की, एक बार जो भी पढ़ा और एक बार जो भी समझा, वो मेरे लिए अब ताउम्र काम आ रहा है। तो बस एक बार मेहनत कीजिए और बस आगे बढ़ते जाइए। तो MPPSC के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से आती हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले पन्ना में मेरा जन्म हुआ है। साधारण गृह है, साधारण परिस्थितियाँ हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है अपना 2018 में। उसके बाद 19 मेरा पहला प्रयास था, लेकिन बिकॉज ऑफ सिचुएशंस 19 का रिजल्ट अभी आ रहा है तो वो बीच के 4 साल कुछ भी नहीं था, खाली था। बट ईश्वर की दया से अब वो इतना अच्छा भरा है कि वो खालीपन अब समझ में नहीं आ रहा है। तो BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के साथ ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र की बुक आती है, कुछ मैंने NCERT भी पढ़ी। तो अगर आप इतना पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हो कि आपके पास पर्याप्त समय है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप NCERT पढ़ लो। और अगर आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं मैडम मेरे पास 6 महीने का ही समय है या 7 महीने का समय है, मेरा प्रीलिम्स है, तो फिर NCERT इतनी भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स उठाते हैं और उनको अपने खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ पढ़ते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। कॉलेज के टाइम के दौरान ही मैंने जबलपुर में एक वर्धमान IAS है, जो अब विवेचना IAS में चेंज हो गया है, वहां से शाम को 2 घंटे हमारी कोचिंग होती थी, तो मैंने की है। मेरा बेस फॉर श्योर वहां से बहुत स्ट्रांग हुआ है, मेरी हिस्ट्री, मेरा ज्योग्राफी और मेरा पॉलिटी। लेकिन पर्सनली ऐसा है कि हम कॉलेज के साथ शायद उतना टाइम नहीं दे पाते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कॉलेज के साथ वो वाला टाइम हम वैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास 2 घंटे का भी समय है, अगर आपके पास पूरे 1 साल में टोटल अगर मिला के 6 महीने 7 महीने भी कोचिंग में दे पा रहे हो, तो भी ठीक है। हमको बस अपना प्रयास चालू करना है। तो अगर आप कॉलेज में हैं, आप कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी कोचिंग की सहायता ले लें, ये अपनी पर्सनल चॉइस है बिल्कुल। फिर उसके बाद 2018 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने इंदौर शिफ्ट किया और वहाँ पे आकार IAS से मैंने मेंस की प्रिपरेशन की है। उसके बाद कोविड लगा तो वापस घर गए, फिर वापस इंदौर आए, फिर घर गए। एक बहुत लंबी जर्नी है। तो इसका कुछ नुकसान भी हुआ हमको और इसका कुछ फायदा भी। फायदा ये कि हमें प्रिपरेशन करने के लिए बहुत लंबा टाइम मिला है, लेकिन नुकसान ये कि हमें उस पूरे टाइम के दौरान वो पेशेंस बनाना, वो धैर्य बनाना, वो खुद पे अपने लिए कॉन्फिडेंस बनाना, वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम पीरियड था। वो टाइम ऐसा था कि मैं सोच भी रही थी कि कुछ प्राइवेट ज्वाइन कर लूँ। बहुत टाइम हो गया है, 18 से 22 का समय बहुत ज़्यादा होता है। फिर उस टाइम पे घर वालों का सपोर्ट रहा कि नहीं, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम अपना विश्वास छोड़ दो, हमें तुम पर विश्वास है, तुम हमारे भरोसे पर खरी उतरोगी, हम जानते हैं, तुम बस अपनी तैयारी करो। तो उस टाइम वो डेडिकेशन, वो घर वालों का सपोर्ट, उनका बिलीफ मुझे बहुत ज़्यादा उसने सहायता दी।
तो अभी फिलहाल मैं अब स्टार्ट करती हूँ MPPSC के बारे में बताना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MPPSC 3 टियर एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो सबसे पहले हमारी जर्नी शुरू होती है प्रीलिम्स से। अब सबसे पहले इसमें डाउट आता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंस की तैयारी पहले करो, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होंगे। उसके बाद जो प्रीलिम्स होता है वो मैक्सिमम फैक्चुअल होता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मेंस के थ्रू, तो वो फैक्ट याद करना थोड़ी से ईजी हो जाते हैं। बाकी अगर आप पहले प्री करना चाहते हैं बाद में मेंस, तो ये पर्सनल आपकी चॉइस है। हमें अपना देखना है कि हम किस सिनेरियो में कंफर्टेबल हैं, क्या करने में कंफर्टेबल हैं, उसके बाद किसी टॉपर की बात सुननी है। अंधा नहीं भागना है, कहीं नहीं भागना है। लोगों के MPPSC निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप MPPSC की तैयारी करना चालू कर दें। आप अपनी अंतरात्मा टटोलें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे MPPSC करनी है, तो इसका कंपटीशन देख लें, इसका बेस देख लें, इसके प्रो देख लें, इसके कॉन्स देख लें। उसके बाद अपने मन को टटोलें और अगर आपको लग रहा है कि आप पर्याप्त डेडिकेटेड हो सकते हैं, आप इसमें सफलता या असफलता को उतने ही हर्ष और सुख के साथ स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो इस फील्ड में आए, किसी के कहने, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, मैं सजेस्ट करूंगी अपना एक सिलेबस उठाएं। सबसे पहले अंधा मत भागें, सिलेबस उठाएं, एक बेस नोट पकड़ें, कोई भी नोट्स पकड़ें। मैं किसी भी नोट्स की पैरवी नहीं कर रही हूँ। मेरा चूंकि मेंस आकार से रहा है, तो मैं मेंस आकार के नोट्स पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो मैंने आकार के नोट्स से प्रीलिम्स पढ़ा है। इसके अलावा मैंने परीक्षा धाम की कुछ बुक्स प्रेफर की हैं अलग अलग यूनिट्स के लिए। जैसे जो हमारी संचार और कंप्यूटर वाली यूनिट है, उसमें मैंने परीक्षा धाम प्रेफर की है। MP मैंने परीक्षा धाम और मुकेश माहेश्वरी दोनों से पढ़ी है। हालांकि मुकेश माहेश्वरी थोड़ी सी लेंथी है, फैक्ट भी ज्यादा हैं, पर उसमें मैक्सिमम चीजें कवर्ड हैं। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो करंट जो बेस रोल है, मुझे लगता है जब भी आप करंट पढ़ें तो उसका थोड़ा एक बार MP से लिंक देख लें। हमेशा पेपर में कुछ भी रैंडम नहीं पूछा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से लिंक होता है। तो जब भी आप करंट देख रहे हैं तो एक बार MP का कनेक्शन टटोलने की जरूर कोशिश करें। MP के लिए मैंने एक साल भर की स्पीडें आती है, वो देखती हूँ मैं रेगुलरली हर साल की। जो करंट के लिए जो MP का है उसमें तथ्य बाढ़ और एग्जाम पीड है, ये दो बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक हिंद एकेडमी है यूट्यूब पे, उसके वीडियोस डले होते हैं करंट के। वो सर मुझे पता नहीं कौन कौन सी लिंक से, कौन से वेबसाइट से कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सही होती है और वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो करंट में मुझे ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है अगर मैं ये 3-4 रिसोर्सेज देख लेती हूँ। इसके अलावा यूट्यूब पे उस टाइम पे, जैसे अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो बहुत सारे चैनल्स अपना करंट अफेयर्स वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर प्रीलिम्स का मुझे जो मेन लगता है कि आपको करंट से लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही आप दृष्टि के एडिटोरियल वगैरह जो हैं वो देखते रहें, तो आपका बेस बढ़ता जाता है, नॉलेज का बेस। फिर मेन प्रॉब्लम आती है लोगों का है कि 1-2 नंबर से उनका चूक रहा है प्रीलिम्स, और पेपर में ये सिली मिस्टेक्स हो रही हैं कि वो क्वेश्चंस हमसे बनते हैं फिर भी हम उसमें गलत कर देते हैं। मैं आपको मेन चीजें ही बताऊंगी, क्योंकि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट जानता है जो पढ़ना चाहता है। हम कहाँ कमी कर रहे हैं, वो वाली चीजें ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में हमारी जो मेन गलती है वो है हमारी घबराहट। जब हम घबराहट अपने साथ लेके जाते हैं ना, तो हमारे पास गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप प्रीलिम्स देने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले बस एक बार इतना सोचें कि हमें जो पढ़ना था, हमें जो करना था, वो हम कर चुके। अब हमने जो भी पढ़ा है, जो भी आत्मसात किया है, उसे डिलीवर करना है, उसे दिखाना है। अगर हम उस 3 घंटे अपने आप को काम नहीं रख पाए, उस 3 घंटे अगर हमने 4 घंटे अपने आप को ये नहीं सोचा, हमने अपने आप को कंपोज नहीं रखा, तो हमारी ये जो हम 2 महीने, 4 महीने या 4 साल से मेहनत कर रहे थे, वो व्यर्थ जाएगी। उस टाइम पीरियड पे हमारा शांत होना, काम होना और खुद पर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां जाएं, रिलैक्स होके बैठें, पेपर को पूरा पढ़ें, एक रीडिंग लें, उस रीडिंग में आपको जो भी सही लग रहे हैं क्वेश्चन, 100% आप श्योर हैं, उसे खत्म करें। दूसरी रीडिंग लें जिसमें 90% श्योर थे, 10% का डाउट था,
उसे खत्म करें। और फिर जब तीसरी रीडिंग लें फिर आप वो तुक्के लगाना चालू करें कि हाँ अब मुझसे नहीं ही बन रहा है या मुझे चांस ही लेना है, अब तो करना है, तो फिर हम उसे खत्म करें। और जब भी ये करें क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें हाँ नहीं, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है नहीं, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं हाँ। 4 ऑप्शन, चारों में से हम हो सकता है वो 3 सही के रहे हो, 1 गलत रहे हो, और हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा है इसलिए हमने वो सही वाले में आंसर लगा दिया, बाकी के 2 देखे ही नहीं है। तो वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है वहां पे। और दूसरा, जो हम वहां पे अपने गोले भरते हैं, आप चाहें तो पहले से ही प्रिंट आउट निकलवा लें उसके, हमारी फोटोकॉपी की शॉप पे मिल जाते हैं। आप घर पे बैठ के सिर्फ गोले भरने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ ये देखो कि 4 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हमें उसमें से सही कैसे लगाना है, गलत कैसे हटाना है, और हमें गोला कैसे भरना है। टेस्ट सीरीज का मुझे लगता है प्रीलिम्स में सिर्फ यही रोल है कि जब हम उसे लगाते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं, तो हम पहला तो ये देखें कि हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, हम क्या गेन कर पा रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा छूट रहा है और कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी जगह हम गलती कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज इज नॉट अबाउट कि आपने क्या पढ़ा है और आपको टिक लगा के आना है, इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को जज कर सके वहां पे। तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज लें। टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं वहां पे घबराना नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वो जानबूझ के थोड़ा सा टफ बनाते हैं ताकि आप अगर वहां पे ऐसे टफ क्वेश्चंस देखें तो आप उस माहौल में खुद को संभाल सकें। तो वो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, उस पर ध्यान दें। प्रीलिम्स इतना टफ नहीं है, आपको बस वहां पे काम रहना है, कंपोज रहना है, और जब अपनी मेहनत करनी है तो उस पर विश्वास रखना है। जब भी प्रीलिम्स का पढ़ें तो बस एक चीज याद रखें, जैसे हम जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, पहले आप यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज ले लें, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ले लें, लेकिन हमें धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ना है एक प्रॉपर एग्जाम की ओर। हमें सभी का मर्ज और मिक्स पढ़ना है। तो जब भी आप लास्ट वाली टेस्ट सीरीज लें या आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट और ये यूनिट वाइज हो चुका है, तो फिर एक मिक्स आपको उठाना है, क्योंकि वहां पे जब हम पेपर देते हैं तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटी या फिर इकोनॉमी अलग से नहीं आती है, वो 2 घंटे के पेपर में ही हमको सब सॉल्व करना होता है। तो जब हम 1 हफ्ते हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं और हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमें सब सही लगता है कि हमसे सब बन रहा। दूसरे हफ्ते हम पॉलिटी पढ़ के जाते हैं, उसके क्वेश्चन लगाते हैं, हमें लगता है हमसे सब सही बन रहा। लेकिन जैसे ही वो इकट्ठा पेपर लेते हैं, जैसे 5 यूनिट का उन्होंने टेस्ट लिया या 10 यूनिट का टेस्ट लिया, एक ओवरऑल टेस्ट लिया, फिर वहां पे हमें घबराहट होनी चालू होती है। फिर हमें लगता है कि हम हिस्ट्री पढ़ के गए, पॉलिटी भूल गए, पॉलिटी पढ़ के गए, इकोनॉमी भूल गए। तो हमें शुरू से ही कोशिश करनी है कि हम ओवरऑल लेके चल सके। हम जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं कोशिश करें उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ओवरऑल के हों। स्टार्टिंग में यूनिट वाइज जरूरी है, बट उसके बाद हमें ओवरऑल बढ़ना है। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कि आप देखें आपका पेपर है कैसा, ऑब्जेक्टिव टाइप से, सब फैक्चुअल है, उसमें हमें सब्जेक्ट सफल करके पढ़ना है, 10 यूनिट पे ध्यान देना है फॉर श्योर। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम उस पे ही फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है या और दूसरी छोटी यूनिट्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स है, पर हम देखते हैं इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं सबसे पहले और उसमें देखें जिनमें यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है, अगर वो छोटी हैं तो भी हमें उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो मार्क्स गेनिंग होती है। हमारे बड़े सब्जेक्ट में हो सकता है हमारे कुछ क्वेश्चन गलत हो भी जाए, बट छोटी यूनिट्स हैं उनमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आते हैं। 10 क्वेश्चन फॉर श्योर डिसाइडेड है, लेकिन हो सकता है कभी 8 क्वेश्चन भी आए। तो वो यूनिट्स पढ़ने में हमें कम है, मेहनत कम लगनी है, लेकिन पॉइंट गेनिंग ज्यादा है, हमें नंबर ज्यादा दिलाएंगे, तो उस पर अच्छे से ध्यान देना है। यूनिट कोशिश करें शफल करके पढ़ें, और जब वो शफल करें तो उसमें एमपी का एक सब्जेक्ट जरूर रखें, क्योंकि एमपी सबसे ज्यादा वेटेज देता है। ऑलमोस्ट 50 से 55 क्वेश्चन, कभी कभी 60 क्वेश्चन तक हमारे एमपी से जाते हैं। तो यूनिट वाइज डिवाइड कर ले। मैं ऐसा करती थी कि मैंने एक यूनिट को 1 घंटे का टाइम दिया, कोई बड़ी यूनिट 1 या 2 घंटे का टाइम दिया, उसके बाद कोई छोटी यूनिट उठा ले, उसको आधे या 1 घंटे का टाइम दिया, फिर थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेना तो लिया, फिर एक बड़ी यूनिट उठाई, फिर उसके बाद एक छोटी यूनिट उठाई। तो हमारा माइंड थोड़ा क्लियर भी रहता है, हम बोर भी नहीं होते हैं, हम ऐसे फ्लक्चुएट करके पढ़ते रहते हैं। तो सारे सब्जेक्ट पे हमारी धीरे धीरे कमांड बढ़ती है और हमें एक आइडिया लगता है कि जब ये 10 यूनिट हमसे एक साथ पूछी जाएंगी तो हम उनको कैसे डील करेंगे। तो कोशिश करें सफल कर करके पढ़ें और हर एक यूनिट पे अच्छे से ध्यान दें।
कुछ चीजें छोड़ने वाली होती है, उनको छोड़ दें। 100% क्वेश्चन पेपर कभी नहीं बनता है। 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होते हैं जो नहीं ही बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन में हम गलती करते ही करते हैं। हम कितना भी कह लें गोले गलत नहीं भरेंगे, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ेंगे, फुल अटेंटिव होके वहां पे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन कभी ना कभी हड़बड़ाहट में वो हमें 1-2-3 नंबर का वेटेज देके चलना ही पड़ता है। तो कोशिश करें बाकी के 80 से 82 क्वेश्चन हमसे बन जाए। जो आपसे 10, 12, 13 क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें इतना टेंशन मत लें। कुछ चीजें छोड़ने के लिए होती है, उन्हें छोड़ दें। फिर हम बढ़ते हैं मेंस की ओर। तो मेंस मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सिलेबस उठाएं और उसके हर पॉइंट कवर करें। अंधा भागना सबसे ज्यादा घातक है, अंधा बिल्कुल मत भागें। सबसे पहले सिलेबस उठाएं, उसके हर एक पॉइंट कवर करें। कोशिश करें शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हम 3 घंटे का एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद 2 घंटे में खुद के लिए चाहिए होते हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद चाहिए होती है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है प्रॉपर रिवीजन करने के लिए। तो अगर आप 8-10 नोट्स उठा ले रहे हैं और उसका पढ़ ले रहे हैं और कुछ नहीं उसका निकाल के रख रहे हैं सार, तो मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है रिवीजन करने में। तो उठाएं, एक कॉम्पैक्ट नोट्स बना लें। मैं अभी भी किसी नोट्स की पैरवी नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी नोट्स में कंफर्टेबल है वाइजली चूज करें सबसे पहले अपने नोट्स। उसके बाद जब एक बार वो चूज कर लें तो फिर उस पे थोड़ा सा अडिग हो जाएं, एक बार उसको कॉम्पैक्ट कर लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। फिर अगर आपको लग रहा है तो फिर आप यहाँ वहां बेफिक्र होकर के भटकें, कुछ और नोट्स ले लें, उनमें कुछ अच्छा मटेरियल है तो सिर्फ पढ़ के उसको खत्म ना करें। जो आपने कॉम्पैक्ट नोट्स बनाए उनमें कहीं नोट कर लें। नहीं हो पा रहा है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें, आपकी जो बुक से ऊपर उसमें ही कहीं लिख लें, या फिर एक पेज लगा लें आपके नोट्स के साथ, उसमें कहीं नोट डाउन कर लें। कुछ भी करें, अपना एक नोट्स बनाएं और पेपर के जस्ट पहले रखें कि मैं यही ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इसके अलावा हम नहीं भटकेंगे कहीं और। तो 10 बुक पढ़ के आप लास्ट तक उसका नहीं ले जाएंगे। एक शॉर्ट नोट बनाएं और जो भी आपको कहीं और से वैल्यूएबल मटेरियल मिल रहा है उसको इंक्लूड कर दें अपने और शॉर्ट नोट्स में। और जब आपके ये शॉर्ट नोट्स बन जाएं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रिवीजन। आप आज पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, आप उसको 4 घंटे दे रहे हैं, कल आप भले ही उसको 3.5 घंटे दो, लेकिन आज आपने जो 4 घंटे पढ़ा है उसको आधे घंटे का रिवीजन करो। आप 100 चीजें पढ़ लोगे, 100 बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगी, 1 महीने बाद नहीं याद रहेगी। क्योंकि एमपीपीएससी बहुत वास्ट सिलेबस है, आप हर चीज वहां एकदम से याद करके नहीं जा सकते। छोटा सिलेबस नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने आज इसको पढ़ लिया, मैंने आज इसको समझ लिया, मैं इसको एग्जाम तक कैरी फॉरवर्ड करके ले जाऊंगा, नहीं होगा। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार मैं तो पढ़ लेता हूँ, मेरे को इतने बार रिवीजन की जरूरत नहीं, हर इंसान को उतने ही बार रिवीजन की जरूरत है। मैक्सिमम टाइम कोशिश करें, जो आज पढ़ा है उसको कल एक बार रिवीजन कर लें। संडे का टाइम है, बीच में 2-3 दिन में एक टाइम ऐसा देख लें कि भाई आज मैं नया नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरा पुराना एक बार रिवाइज करूंगा, है ना। वो चीज, आप नई चीज लेने जाए पुरानी भूल जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा। पुरानी को साथ में लेते हुए नई की ओर बढ़ना है। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जैसे आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको करंट से कनेक्ट करें, हर एक नोट्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हमने हड़प्पा पढ़ा, अब आप दृष्टि के एडिटोरियल्स आते हैं, उसमें देखें, उसमें टैग होते हैं, आप देख लें हिस्ट्री के जो भी एडिटोरियल बार बार रिपीट हो रहे हैं, या किसी एडिटोरियल में जो बात बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो बात निश्चित ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उस बात को कहीं नोट डाउन कर लें। दूसरी बात, हड़प्पा का ही मान के चले, हम दृष्टि एडिटोरियल में पढ़ा और हमने देखा कि हड़प्पा की इस विशेष जगह पे ऐसा पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी है और अभी वर्तमान में ये मिला है। तो जब भी आपका एग्जाम में मान के चले कोई क्वेश्चन आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, आप उसको कहीं इंट्रो में या कंक्लूजन में डाल दें एक जगह कि अभी वर्तमान में इस क्षेत्र से ये चीजें प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा संस्कृति का प्रतिबिंब है, या फिर जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका इंट्रो और कंक्लूजन। जब आप करंट की कोई चीज उसमें डाल देते हो ना, तो ये दिखता है कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, किताबी कीड़ा नहीं हो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उतने ही अवेयर हो जितना एक सजग नागरिक को होना चाहिए। तो वो आपको मार्क्स गेन कराती है, वो आपके प्लस पॉइंट दिलाती है। अब जब भी मेरा स्ट्रक्चर ऐसे ही होता था कि पहले एक मैं इंट्रो डालती हूँ, फिर 5 जैसा भी पेपर आ चुके, आप सब एस्पिरेंट है, आप जानते हैं कि कभी वो आधी कॉपी देते हैं लिखने के लिए, कभी वो पूरी कॉपी दे देते हैं, कभी वो बोलते हैं कि आधी कॉपी ही देंगे, उसके बाद भी वो पूरी कॉपी दे देते हैं, और कभी वो पूरी कॉपी का डालते हैं हमारे पास और उसमें सामने आधी कॉपी। तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपके सामने जो आएगा उस टाइम, एग्जाम टाइम, आप रोए नहीं, परेशान मत हो कि यार हमने तो ये आधी कॉपी के नोट्स तैयार किए हैं, हमारी प्रैक्टिस तो ये हाफ पेज में लिखने की है, अब ये फुल पेज कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें, स्पीड कैसे मैनेज करें।
या फिर पेपर टफ आ गया, इसको कैसे डील करें। एक बात हमेशा याद रखें, जो आप पर बीत रही है वो वहां पर बैठे हर एक एस्पिरेंट पे बीत रही है। आप जो डील करने वाले हो वो वहां बैठा हर एक एस्पिरेंट डील करने वाला है। अगर आप हार मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि सामने वाला भी हार मान रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें अपना विश्वास बनाना है। वो पेपर सबके लिए टफ है, अब उस टफनेस में हम कैसे अपना बेहतर दे सकते हैं, बेहतरीन दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। 20 का प्रीलिम्स एज कम्पेयर टू 19 के प्रीलिम्स टफ आया था। मैं खुद उस एग्जाम में बैठी, 20 के प्रीलिम्स में मैंने पेपर देखा, मुझे लिटरली ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे 15 मिनट कुछ समझ में नहीं आया कि व्हाट इज दिस। मेरा जो सेट था उसमें मुझसे 5-6 क्वेश्चन बने और उसके बाद के 5-6 पेज में ऐसे पलट रही, किसमें है क्या, मुझसे कुछ नहीं बन रहा है। मैं 10 मिनट के लिए ऐसी हुई कि नहीं, शायद नहीं हो पा रहा इस बार का। उसके बाद मैंने पूरे के पूरे कमरे में एक बार नजर घुमाई, थोड़ा सा काम होके, और मैंने वहां देखा हर इंसान की वही हालत है। फिर मैंने बोला कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, ये हर इंसान के साथ हो रहा है, मतलब पेपर टफ आया है, ऐसे नहीं कि मुझसे बस नहीं बन रहा है। और अगर पेपर टफ आया है तो नो डाउट कट ऑफ भी कम ही जाएगा। अब हमें प्रीलिम्स 19 से कंपैरिजन करने की कतई जरूरत नहीं है, अब कट ऑफ कम जाने वाला है। अब हमें कोशिश करनी है कि हमसे जितना बन रहा है हम उसका 100% दे दें। भले ही हमसे 10-12 क्वेश्चन की जगह इस बार 20 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो हम वो 20 क्वेश्चन को हटाएं, लेकिन हम वो 80 क्वेश्चन अच्छे से करने की कोशिश करें, वो 75 क्वेश्चन अच्छे से करने की कोशिश करें। मैं जब जो हमारे इंटरवल होता है, इंटरवल टाइम में बाहर निकली, मैंने हर इंसान से पूछा पेपर कैसा था, सबकी यही हालत थी, पेपर खराब था। तो फिर मुझे लगा चलो कट ऑफ कम जाएगा, मैं जितना देख के आई हूँ दैट वाज इनफ, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाऊंगी। और उसका सच में कट ऑफ बहुत कम गया था 20 का। सेम चीज हुई थी हमारे साथ 20 के मेंस में। 19 के बाद 20 का सिलेबस बदला और 20 के सिलेबस में साइंस टेक बहुत टफ पेपर आया। और जब वो साइंस टेक का पेपर हमने देखा तो वो एनसीईआरटी थी 11th और 12th की। जैसे ही हमने वो पेपर देखा हमने कहा नहीं हो पाएगा, इसमें तो शायद हमारे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे, हम नहीं डील कर पाएंगे। और उस टाइम में 5 मिनट के लिए ऐसे हुई कि नहीं, इस पेपर में मैं फेल हूं, मैं 20 का मेंस क्वालिफाई नहीं कर रही हूँ। पर फिर मैंने वही किया, मैंने एक बार पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और मैंने सबकी हालत देखी। वहां पे मैक्सिमम लोग पसीने से तरबतर थे, सिर नीचे किए हुए थे, सब एक दूसरे को देख रहे थे, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा जब सबसे नहीं हो रहा तो ठीक है, अपन से भी नहीं हो रहा, चलता है, अब अपन अपना बेस्ट देते हैं। वहां पे वो जो निकला है, मुझे लगता है 20 के एग्जाम में सबसे बड़ा रोल था साइंस टेक का पेपर। बहुत सारे ऐसे काबिल लोग थे जो सच में मुझसे कहीं ज्यादा नंबर लाते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हो सकता है चूंकि अब 87 और 13 की वजह से हमें अपने नंबर्स प्रॉपर देखने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा फैक्ट है कि वो जो साइंस टेक का पेपर उस दिन जो डील कर गया वो 20 की रेस में बना रहा। और मेरे 20 में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेंस में एज कम्पेयर टू दूसरे। 19 और 21 के एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, 20 में जो कट ऑफ गया है लोगों का, उस कंपैरिजन में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है पेपर में टेम्परामेंट हमको बनाए रखना है, हमें अपना कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं करना है, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपना बेस्ट कैसे दें, हम कैसे अपना वैल्यू एडिशन करें, हम करंट के कौन से टॉपिक डालें, कौन से टॉपिक ना डालें, हम ऐसा क्या दे दें उस हाफ पेज में या फुल पेज में कि हमारी स्पीड भी मेंटेन रहे, हमारी राइटिंग भी मेंटेन रहे और हमारा कंटेंट भी बेस्ट जाए। तो उसके लिए आप करंट से बहुत ज्यादा लिंक, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे करंट में ही घुसे हैं, बट हमको करंट से लिंक रहना है, अवेयर रहना है। कहीं योजनाएं डाल सकते हैं तो योजनाएं डाल दें, करंट की कोई बात डाल सकते हैं वो डाल दें, कोई इंडेक्स डाल दें, कोई रिपोर्ट डाल दें। जैसे कि हमारा जो 3rd पेपर होता है वो होता है सोशियोलॉजी का, 2nd पेपर का 2nd पार्ट सोशियोलॉजी, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो वो वाली जो चीजें वो सोशल अवेयरनेस ही है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, ये सारे मुद्दे हैं। और वो जो क्वेश्चन आते हैं आप रटा रटाया आंसर लिखें, उससे ज्यादा अच्छा हो कि आप उसमें थोड़े से कुछ अपने वैल्यू एडेड पॉइंट्स डाल दें, कुछ करंट के पॉइंट डाल दें। आपसे वृद्धजनों की समस्याएं पूछी जा रही हैं तो पुराने घिसी पिटी समस्याओं के साथ 2-3 भी अगर आप एकदम अभी रिफ्रेश वाली समस्याएं डाल देंगे ना, तो फिर आपका वहां से आंसर अलग दिखेगा और ये लगेगा कि हाँ, आप ये रटे रटाए बच्चे नहीं हो, आप सच में कुछ बेहतर करना चाहते हो समाज के लिए, आप अवेयर हो और आपके पास कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। नहीं भी है तो आप सजग हो कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या दे रहा है आपकी सोसाइटी अभी वर्तमान में, तो वो चीज करे। दूसरा, मेंस में भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत उलझ के रह जाते हैं। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हम इसमें इतना उलझते हैं कि कुछ बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट है, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, उन पे ध्यान नहीं देते।
एथिक्स हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे हो गया, ये हमारे बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी लोगों को टफ लगती है, इकोनॉमी टफ लगती है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप एक बार उसका बेस देख लो, करंट से उसको कनेक्ट कर लो। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा इजी पोर्शन हो सकता है आपके लिए। इकोनॉमिक्स नथिंग एल्स अबाउट, इट्स जस्ट अबाउट आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उसको हर एक क्षेत्र से लिंक कर दो, ठीक है, समस्याएं देख लो, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी इंडेक्स आ रहे हैं, जो भी बजट है, बजट स्पेशली, उन सारी चीजों को कॉन्क्लूडेड कर दो। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर आप एक बार सोचो, आप अपने आप उनके आंसर्स दे लोगे, उनमें रटने की भी जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स देखने हैं, उसके अलावा उसमें रटने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत मार्क्स गेनिंग है। फिर एथिक्स, एथिक्स इज लाइक आप हर एक जो थिंकर्स हैं उनके कुछ भी करके 2-2 पेजेस में उनका पूरा का पूरा शॉर्ट नोट बना लो। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, वो 2 जो पेज हैं वो आपके लिए वर्थ इट है बहुत ज्यादा। वो 2 पेज में आपको मीन्स इज नथिंग अबाउट आपकी आंसर राइटिंग स्किल। आपसे कुछ भी पूछा जाए, बस आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपको डिलीवर करना है उस क्वेश्चन को सोच के उसके परिप्रेक्ष्य में। तो आप इसको अच्छे से करें। और उसके अलावा आपका जो भी आप टाइम पीरियड डिसाइड करते हो मेंस के लिए, उसमें छोटे सब्जेक्ट की एक जगह बना दें। जैसे आपको दिन में अगर आप हाफ टाइम हिस्ट्री के लिए दे रहे हो तो हाफ टाइम 2 छोटे सब्जेक्ट के लिए डाल दो। हिंदी बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, उसके आप जो भी डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से कर लें, उसको आप बहुत लेंदी ना करने की कोशिश करें। 3 या 2 लाइन आती हैं, अब सिलेबस चेंज हो गया, मुझे 24 का सिलेबस इतना आइडिया नहीं है अभी वर्तमान में वो कैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे में 3 लाइनें आती थी। वो 3 लाइनों के हिसाब से डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, बस वर्ड टू वर्ड उतना ही तैयार कर लें। बहुत टाइम होता है सोचने का हर चीज का, उसे कंप्लीट करें। बहुत लेंदी डेफिनेशन ना रखें, बहुत ज्यादा उसमें लिखने की कोशिश ना करें। इतनी डेफिनेशन बना ले कि आपकी 2 लाइन में आ जाए और 1 लाइन में आपका एग्जाम्पल सेट हो जाए बस। और बाकी आप हिंदी के लिए रोज आधे घंटे का टाइम दे दो। पर्यायवाची देख लो, आपके जो भी ट्रांसलेशन है उसको देख लो, विलोम शब्द देख लो, मुहावरे अभी हो सिलेबस में तो वो देख लो। रोज सुबह आधे घंटे, दैट्स इट। अगर आप रोज सुबह आधे घंटे भी हिंदी में देते हो, हिंदी बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग हो जाएगा आपका। सेम विथ एथिक्स और सेम विथ ऐसे। ऐसे में अगर आप थोड़े से जनरल जो भी वर्तमान के करंट के पॉइंट्स हैं, या जो भी हमारे महापुरुषों के कहे गए कथन है, या छोटे छोटे जो हमारे शेर आते हैं जो वर्तमान में या उस टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ी सा वैल्यू एडिशन करने के डेली बेसिस पे कोशिश कर लोगे तो हो जाएगा। अब नोट्स आप अपने हिसाब से प्रेफर करो, 2-4 चीजें और इंक्लूड कर दो, लेकिन मुझे लगता है मेंस का जो महामंत्र है वो है आंसर राइटिंग। आप पढ़ो कितना भी या ना पढ़ो, आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, कम से कम 1.5 घंटे की, कम से कम स्टार्टिंग में 1.5 घंटे की। आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, डजंट मैटर, आपको 1.5 घंटे लिखना ही है। क्योंकि प्रीलिम्स मेन है ऑब्जेक्टिव और हमारा मेंस है रिटन। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसे डिलीवर कर पा रहे हो, उसे लिख पा रहे हो, तो आपके पढ़ने का मतलब है। अन्यथा आप जितना भी पढ़ रहे हो वो सब व्यर्थ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के टाइम प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, टाइम कम पड़ रहा है, स्पीड कम पड़ रही, उतनी सी जगह में मैनेज नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं दिख पा रहा है। तो वो सारी चीजों का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आंसर राइटिंग। आप पहले जो पढ़ रहे हो उसे लिखो, फिर उसके बाद आप धीरे 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 अपना बेस बढ़ाओ। आपने आज हिस्ट्री पढ़ा, 2-4 दिन आप जो पढ़ रहे वही लिखो। फिर आप हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट लिख रहे, आपने आज मिडाइबल पढ़ा, कल एंशिएंट पढ़ा था, आज आप एंशिएंट का ही पेपर लिखो। फिर आप मिडाइबल पढ़ते जाओ, एंशिएंट का पेपर लिखते जाओ। फिर आप मिडाइबल पढ़ो, 2-3 दिन मिडाइबल का पेपर साथ में लिखो पढ़ते पढ़ते, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है। फिर आप स्विच करो जब मॉडर्न पे, तो फिर आप मिडाइबल के टेस्ट लेके चलो। तो हमारी जो पिछली मेमोरी है वो हमें रिकॉल होती है। दूसरी चीज, हमें सच में पता चलता है कि हमने कितना आत्मसात किया है, हमारी आत्मा में कितना गया है। जब 1.5 घंटे का पेपर आएगा और हम बहुत पैनिक और रेस्टलेस होकर के वो पेपर लिखेंगे, तो हमारे पास वही जाएगा हमसे जो हमारी आत्मा में है। तो हमारी आत्मा में क्या है ये हम देख पाएंगे जब हम वो आंसर राइटिंग करेंगे। और आप आंसर राइटिंग अपनी इतनी बेहतरीन कर लो कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको उसका आंसर नहीं भी पता है तो आपको पता हो कि इसमें क्या लिखें। कम से कम हमें 1-2 नंबर कैसे मिल सकते हैं इस 5 नंबर के क्वेश्चन में या 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो वहां से वो आपका प्लस पॉइंट निकलना चालू होगा। आप कुछ ना करो दिन में, कुछ भी ना करो, पर 1.5 घंटे की आंसर राइटिंग कंपलसरी है। हमारा स्टार्टिंग ऐसे हुआ है, पहले हमने जो पढ़ा है फिर लिखा है, फिर हमने मान के चले जो कल पढ़ा था वो लिखा है। इसके साथ एनहांस करने के साथ हम इस स्टेज पर भी गए हैं कि जब हमने
महात्मा गांधी या दूसरी जो भी हमने टेस्ट सीरीज ली हैं, तो जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होता था हम उसको पढ़ के नहीं जाते थे। हम जाते थे और हम वो टेस्ट दे के आते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर हम बिना पढ़े भी जा रहे हैं, अगर हम बिना रिवाइज किए भी जा रहे हैं वहां पे, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम वो टॉपिक नहीं देख पाए और अगर उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी हम उसको डील कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये स्टेज आपको तब लानी है जब आप प्रॉपर पिछला पढ़ चुके हों और आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके हों। तो हम इस स्टेज तक भी गए हैं कि हमने महात्मा गांधी की टेस्ट सीरीज मैंने ली थी और मैंने उसमें जो जिस सब्जेक्ट का टेस्ट था उसके अलावा ही चीजें मैंने पढ़ी हैं और मैं उस सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर दे के आई हूँ और लास्ट तक मेरे मार्क्स उसमें बहुत अच्छे होने लगे थे। शुरू में बहुत बेइज्जती लगती है कि हमारे 40-50 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के चले कि वो 40-50 नंबर आपके कंफर्म है। आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो वो 40-50 नंबर आपके हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है वहाँ पे रिवाइज करने का तो आप इस 50 नंबर को 70, 80, 90 और 100 और 110 तक बढ़ा सकते हो। तो मेरे वो नंबर बढ़ते हुए 80 और 85 तक गए हैं। इसके बाद हम थर्ड स्टेज पे बढ़ते हैं इंटरव्यू मुझे लगता है आपका मेन पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो पर्सनैलिटी नहीं है तो आपको धीरे धीरे उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे मेरे कई सारे टीचर्स ने कहा है जैसे ही आप MPPSC में आते हो आप एक ऑफिसर बनने के लिए आते हो, और जब वो आप ऑफिसर बनने के लिए आते हो तो जस्ट फील लाइक अ ऑफिसर। अपनी पूरी जर्नी के दौरान जस्ट फील लाइक अ ऑफिसर, नॉट ओनली अबाउट एटीट्यूड बट ऑल्सो अबाउट योर प्रायोरिटीज, आपकी सोसाइटी को लेकर के, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के। जब आप एक ऑफिसर के जैसे फील करते हो ना तो आप देख पाते हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप जब आओगे तो ऐसा क्या नया लेकर के आओगे कि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। वो प्रॉब्लम्स बहुत सिली होती हैं, उनके जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सोचने की ज़रूरत होती है। तो जब आप अपनी पूरी जर्नी के दौरान धीरे धीरे सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी एनहांस करने का एक बार ट्राई करने लगते हो तो मुझे लगता है उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आप में वो क्वालिटी आ ही जाती है। तो इंटरव्यू इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं इंटरव्यू को लेकर के शायद इतनी ज़्यादा आपको गाइड कर भी ना पाऊँ क्योंकि मैं 2 बार की सताई हुई हूँ इंटरव्यू में। मुझे दोनों ही बार पहले वाले 20 में 101 नंबर मिले थे शर्मा सर के बोर्ड में, दूसरी बार शर्मा सर के बोर्ड में ही मुझे 116 या 118 नंबर मिले थे। 2021 में मेरा कुश्ती सर का बोर्ड रहा है और उसमें उन्होंने मुझे 150 नंबर दिए हैं। आई डोंट नो उन्होंने मुझे वो नंबर क्यों दिए हैं, बट मैं पर्सनली सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए इतना गाइड करूंगी, कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को ऑफिसर के जैसा फील करें, अपने आप को ऑफिसर के जैसा रिप्रेजेंट करें, एरोगेंस ना लाएं, अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं कि हम हैं ऑफिसर, अपने अंदर एरोगेंस ना लाएं, उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएं। अपना डेफ बहुत अच्छे से तैयार करें, करंट बहुत अच्छे से तैयार करें, हॉबी पे काम करें और थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहें। जब वहां जाएं तो एक प्रॉपर कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, एंट्रेंस लें, उनको प्रॉपर विश करें, आप जिस भी माध्यम में उनको विश करना चाहते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि नमस्ते हमारे यहाँ बहुत अच्छा शब्द है। हम कई बार गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट मैं पर्सनली, हो सकता है किसी को ये लगे कि मैं बायस्ड हूँ या कुछ है, मैं नमस्ते में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और वो बहुत अच्छा वर्ड है। तो आप इंटरव्यू में जाएँ, प्रॉपर उनको नमस्ते करें, बैठें उनकी परमिशन से, वो आपसे जो पूछ रहे हैं बहुत ही नॉर्मल होकर के उसका जवाब दें। हो सकता है कई बार आप नर्वस हों, थोड़ा सा पैनिक भी करें, बट आपको याद रखना है कि एज अ ऑफिसर आप किसी के सामने पैनिक नहीं हो सकते, एज अ ऑफिसर आप किसी के सामने नर्वस नहीं हो सकते। सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ उसके सॉल्यूशन पे। आपको वहाँ घबराना नहीं है, अपनी घबराहट नहीं दिखानी है, रेस्टलेस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें सॉरी बोलने की जरूरत होती है, हमसे नहीं आता है, बिना घबराए सॉरी बोलें और आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन पे। एक बार सॉरी बोल दें, उस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा ना सोचें क्योंकि वो आपको दूसरे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट करेगा। दूसरी बात, आपसे कई बार आपके ओपिनियन मांगे जाते हैं इंटरव्यू में। जब भी आपके ओपिनियन मांगे जाए उसमें सॉरी ना कहें, आपकी जो राय है उस राय को रखें। वो राय हमारे समाज के हित में, हमारे जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हित में होनी चाहिए। अगर आपको कुछ चीजें गलत लगती हैं तो आप बहुत पोलाइटली उनको डिनाई भी कर सकते हो कि सॉरी सर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, या सॉरी सर मुझे लगता है कि ऐसा है। कई बार हो सकता है वो आपको कुछ और चीजें पूछ रहे हों सिर्फ यही कहने के लिए कि आप हमसे इतर जाके भी अपना सही मत रख पाने की क्षमता रखते हो या नहीं, और वो क्षमता के साथ भी आप उतना पोलाइट रह पा रहे हो हमारे साथ,
एज अ सीनियर या नहीं, क्योंकि ये चीजें हमको आगे डिपार्टमेंट में भी फेस करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी सीनियर्स को लगती होंगी कि वो सही हैं, या और हो सकता है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो और वो सच में भी गलत हो। तो जब भी आप वो सीनियर्स आपसे कुछ कहें तो वो चाहते हैं कि बहुत पोलाइट होकर के आप अपनी बात उनके सामने रखें। अगर आपकी बात सही होगी तो बिल्कुल आपके सीनियर उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो कई बार हमारा इंटरव्यू इस दिशा में भी बढ़ता है। कई बार हमें इंटरव्यू देके लगता है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और कई बार लगता है कि बहुत बुरा गया है। तो हमें उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें अपना कर्म करना है और हमें वो कर्म करके आगे बढ़ जाना है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेहनत। अभी बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो सच में डिजर्व करते हैं। पहले तो एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना, दूसरा जो मेरे साथी सिलेक्ट हुए हैं उनका और हायर पोस्ट पे जाना। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सच में डेप्यूटी कलेक्टर डिजर्व करते हैं, और बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर 98% हमारा हार्डवर्क और 2% हमारा लक, इनमें से कोई भी एक फैक्टर की वजह से वो शायद वहां तक नहीं पहुंचे हैं। बट अगर आप डिजर्विंग हो, अगर आप में कैपेबिलिटीज है, तो आप वहां एक दिन जरूर पहुंचोगे। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सच में डिजर्विंग है, और मुझे पता है आज नहीं तो कल वो प्रशासन में मेरे साथ आएंगे और हम साथ मिलकर जरूर काम करेंगे। तो अगर कभी असफलता फेस करते हो उससे घबराए नहीं, आगे बढ़े। सफलता असफलता दोनों ही हमारी जिंदगी के पहलू हैं। ये चीज शायद मैं कह रही होंगी तो आपको ऐसा लगे कि आप खुद डेप्यूटी कलेक्टर इसलिए शायद आप वो फील नहीं कर पा रहे हो, बट बिलीव मी मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ। पहला बार मेरा जो 20 में नायब तहसीलदार था उसमें मेरा 8 मार्क्स से डीसी रुका था। दूसरी बार में मेरा डीसी वेटिंग गया था। तो वहां तक पहुंच के भी वहां तक ना पहुंच पाना, वो दुख क्या होता है वो मैं समझ सकती हूँ। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारा उस दुख से बाहर निकल करके अपनी मेहनत पर जो ईश्वर ने हमें दिया है उस पर आभार प्रकट करना और आगे बढ़ते रहना। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म पर डीकेटी के माध्यम से उपलब्ध हो पाई हूँ, और मैंने अपने जो भी व्यूज शेयर किए हैं, मैं डीकेटी का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके सामने प्रस्तुत होने का। शायद मेरी बातों से आपको गाइडेंस मिले आगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो हमारा डीकेटी का रहेगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एस्पिरेंट के आजकल बहुत ज्यादा डाउट होते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे हमारे शायद थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो पाए। तो आप इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, लोगों के थोड़ी सी परेशानियों को कम करते रहें, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।